है ना। अब हम ग्राफ बनाएंगे आईपी वर्सेस डेल्टा वी, लेकिन अब क्या होगा, फॉर सेम इंटेंसिटी ऑफ लाइट बट डिफरेंट वेवलेंथ, फॉर सेम इंटेंसिटी ऑफ लाइट, same intensity of light and different wavelength, different wavelengths, कौन कौन सी वेवलेंथ होगी, लैम्डा 3 इज ग्रेटर देन लैम्डा 2 इज ग्रेटर देन लैम्डा 1। ठीक है, तो तीन अलग अलग कलर की लाइट ले ली, तीन अलग अलग लाइट ले ली जिनकी सबकी इंटेंसिटी सेम है और सबकी वेवलेंथ क्या है, अलग अलग है। इसका मतलब क्या है, मैंने 100 वाट के तीन बल्ब ले लिए, 100 वाट के तीन बल्ब ले लिए। एक बल्ब है रेड, दूसरा बल्ब है वाइट येलो और तीसरा बल्ब है ब्लू। ये मतलब है इसका, इन तीनों की पावर जो है वो सेम है 100 वाट। इसका मतलब इन दोनों की, तीनों की इंटेंसिटी क्या होगी, सेम होगी। ठीक है, अलग क्या है, तीनों की वेवलेंथ अलग अलग है। रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है, ब्लू कलर की वाले की वेवलेंथ फिर कम होती है। ठीक है, तो देखो इसका ग्राफ कैसे बनेगा। तो मैंने बताया था कि जो इंटेंसिटी होती है, अगर इंटेंसिटी सेम है तो इनकी फोटो सैचुरेशन करंट भी सेम आएगी, क्योंकि इंटेंसिटी सेम है मतलब तीनों से नंबर ऑफ फोटोन जो होंगे वो इक्वल अमाउंट में निकल रहे होंगे, तीनों बल्ब से नंबर ऑफ फोटोन्स इक्वल अमाउंट में निकल रहे होंगे, तो उससे इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही इजेक्ट हो रहे होंगे। इसका मतलब जो फोटो सैचुरेशन करंट है वो क्या रहेगी इसकी, वो फोटो सैचुरेशन करंट सेम रहेगी, लेकिन अलग क्या रहेगा, तीनों का स्टॉपिंग पोटेंशियल अलग अलग रहेगा। ठीक है, एक का तो ऐसे, दूसरे का ऐसे और तीसरे का ऐसे बना दो, तो तीनों का फोटो सैचुरेशन करंट सेम रहेगा क्योंकि तीनों की इंटेंसिटी सेम है और तीनों का स्टॉपिंग पोटेंशियल जो होगा वो अलग होगा। अब किसका स्टॉपिंग पोटेंशियल ज्यादा होगा, किसका कम होगा, ये कैसे फाइंड करोगे आप। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल का हमने फॉर्मूला पढ़ा था के मैक्स डिवाइडेड बाय ई, और के मैक्स को हम लोग क्या लिखते थे, के मैक्स बराबर एच सी बाय लैम्डा माइनस वर्क फंक्शन डिवाइडेड बाय ई। अगर आप देखोगे यहाँ से वीएस जो है स्टॉपिंग पोटेंशियल वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, लैम्डा के। तो जिसका लैम्डा ज्यादा होगा उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू कम होगी। तो किसका लैम्डा ज्यादा है, लैम्डा 3 ज्यादा है, तो ये वाला जो स्टॉपिंग पोटेंशियल आएगा वो VS3 आएगा, ये वाला स्टॉपिंग पोटेंशियल VS1 आएगा, ये वाला स्टॉपिंग पोटेंशियल VS1 आएगा। ठीक है, जिसका लैम्डा ज्यादा है मतलब उसमें कम एनर्जी है तो उसको जल्दी से हम रोक सकते हैं, कम वोल्टेज पे रोक सकते हैं, और जिसका लैम्डा कम है मतलब उसमें एनर्जी ज्यादा है तो उसको रोकने के लिए मुझे ज्यादा वोल्टेज लगाना पड़ेगा। ठीक है, ये नेगेटिव में ज्यादा है। ठीक है, मैग्नीट्यूड में VS1 इज ग्रेटर देन VS3। आई बात समझ में, इधर आप ले लोगे डेल्टा वी, तो ये ग्राफ हो जाएगा आपका किसका, स्टॉपिंग पोटेंशियल सॉरी वर्सेस सॉरी आईपी वर्सेस डेल्टा वी, किस किस के लिए, सेम इंटेंस सॉरी डिफरेंट इंटेंसिटी, सेम इंटेंसिटी ऑफ लाइट और डिफरेंट वेवलेंथ के लिए। आया समझ में, कोई डाउट है तो पूछ लो। Vs वर्सेस स्टॉपिंग पोटेंशियल और 1 बाय लैम्डा, ग्राफ बिटवीन, अगला टॉपिक डालो, अगला ग्राफ, ग्राफ बिटवीन, किस किसके के बीच में ग्राफ बनाना है हमको, स्टॉपिंग पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड 1 बाय लैम्डा, एंड 1 बाय लैम्डा फॉर स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड 1 बाय लैम्डा फॉर, अलग अलग कलर की लाइट यूज करेंगे, सॉरी फॉर लाइट इंसिडेंट ऑन 3 डिफरेंट मेटल। ठीक है,
for light incident on three different metal having वर्क फंक्शन. अब तीन अलग अलग मेटल है तो तीनों का वर्क फंक्शन भी अलग अलग होगा. हैविंग वर्क फंक्शन phi3 is greater than phi2 is greater than phi1. तो इसके बीच में मुझे ग्राफ बनाना है. किसके बीच में? स्टॉपिंग पोटेंशियल और 1/λ के बीच में. कैसे बनेगा आप लोगों को पता है. Vs बराबर ही मैंने बताया था K max अपॉन क्या होता है, E होता है. K max की वैल्यू रखोगे क्या आएगा, hc/λ माइनस वर्क फंक्शन बाय E. इसको फर्दर सॉल्व करो आप. Vs इक्वल टू hc/λ इंटू E माइनस phi/E. अब ये जो इक्वेशन बनी, ये इक्वेशन ऑफ लाइन के सिमिलर है y इक्वल टू mx प्लस सी के. इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है, y इक्वल टू mx प्लस सी. इसके सिमिलर है. यहाँ पर y की जगह कौन है, स्टॉपिंग पोटेंशियल. x की जगह कौन है, हम लोग किसके बीच में ग्राफ बना रहे हैं, 1/λ के बीच में. तो 1/λ जो है x का काम कर रही है. जो स्लोप है, स्लोप का काम कौन कर रहा है, hc/e. और ये जो कांस्टेंट है c, इसका काम कौन कर रहा है, माइनस phi/e. ठीक है. तो ग्राफ देखो इसका कैसा बनेगा. अब आपको क्लियरली पता चल रहा है कि जो स्लोप है इसका नेगेटिव है. तो इसका ग्राफ देखो कैसे जाएगा. Vs स्टॉपिंग पोटेंशियल में यहां ले लेता हूं, 1/λ में यहां ले लेता हूं. तो ये जो c होता है, c क्या होता है, c एक्चुअल में होता है आपका y इंटरसेप्ट. मतलब y एक्सिस को कहां पर काट रहा है, तो ये y इंटरसेप्ट देखो क्या हो रहा है, माइनस में आ रहा है. इसका मतलब y को लाइन, तो ये इक्वेशन ऑफ लाइन है तो स्ट्रेट लाइन बनेगी. स्लोप इसका नेगेटिव में आ रहा है, सॉरी पॉजिटिव में आ रहा है स्लोप. स्लोप क्या है इसका, अगर मैं इसको देखूं m बराबर कितना होगा, hc/e. ये स्लोप का काम कर रहा है. ठीक है. स्लोप आपका पॉजिटिव है तो स्लोप पॉजिटिव रहेगा, लेकिन जो इंटरसेप्ट है वो क्या है, नेगेटिव में. तो इसकी ग्राफ ऐसे जाएंगे, तीन ग्राफ बनेंगे ऐसे, तीनों के तीनों सेम. क्योंकि तीनों के लिए जो इक्वेशन बनेगी वहां पर λ1 आ जाएगा, λ2 आ जाएगा, λ3 आ जाएगा. लेकिन hc/e तो कांस्टेंट रहेगा. तो तीनों का जो ग्राफ बनेगा, तीनों का ग्राफ कैसा होगा, तीनों का ग्राफ पैरेलली होगा. ठीक है. अब हमको बनाना है यहाँ पे इंटरसेप्ट. तो देखो phi3 जो है वो ग्रेटर देन phi1 है, phi2. phi3 इज ग्रेटर देन phi2 और phi2 इज ग्रेटर देन phi1. तो जिसका वर्क फंक्शन ज्यादा है वो ज्यादा नेगेटिव होगा. ठीक. ये जो y को यहाँ पर काटेगी तो ये कितना होगा, माइनस phi3/e. ये वाला पॉइंट क्या होगा, माइनस phi2/e. और ये वाला पॉइंट क्या होगा, माइनस phi1/e. ठीक है. आप माइनस लगा दो चाहो तो, माइनस phi3/e. तो वो ज्यादा नेगेटिव होगा. स्लोप क्या होगा, सभी लाइन का स्लोप जो होगा, यहाँ पे मत लिखो, सभी जो तीनों लाइन बन रही है इन सबका स्लोप m इक्वल टू होगा hc/e. और ये कांस्टेंट है सबके लिए. ठीक है. और अगर आप चाहो ये वाला पॉइंट भी निकाल सकते हो. यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जीरो हो रहा है. कौन, Vs आपका जीरो हो रहा है इधर, इस पॉइंट पे सबके लिए Vs जीरो है. तो Vs जीरो करोगे तो 1/λ इक्वल टू हो जाएगा आपका phi/e. तो Vs को जीरो करो, hc/λe माइनस phi/e. तो यहां से 1/λ की वैल्यू निकालो. 1/λ इक्वल टू हो जाएगा, e से ही कट जाएगा, phi/hc. ठीक है. ये phi/hc होगा. ये वाला पॉइंट आपका phi1/hc होगा. ये वाला पॉइंट phi2/hc होगा. और ये वाला पॉइंट phi3/hc होगा. ठीक है. ग्राफ देख लो, ग्राफ आना चाहिए आप लोगों को. इसका स्लोप क्या रिप्रेजेंट करेगा, इसका स्लोप रिप्रेजेंट करेगा hc/e. ठीक है पीयूष. on metal plate.
force and pressure due to photons on metal surface. Force and pressure due to photons on metal surface. क्या होता है जब फोटोन्स मेटल की सरफेस पे गिर रहे हैं तो उस सरफेस पे क्या होगा, उस सरफेस पर वो फोर्स एक्सर्ट करेंगे, प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। वो फोर्स कितना होगा, वो प्रेशर कितना होगा, वो निकालना हम लोगों को। ठीक है, सबसे पहले तो देखो इंटेंसिटी, जैसे मान लो ये प्लेट ले ली मैंने एक, इस प्लेट पे क्या हो रहा है, फोटोन्स आके गिर रहे हैं, परपेंडिकुलर लेंगे हम फोटोन। ठीक है, ऐसे करके लाइट की रेज आ रही है। ठीक है, मैंने बताया था एनर्जी पैकेट्स के रूप में आती है, ऐसे करके आ रही है। इस प्लेट पे इस तरह से फोटोन्स आके गिर रहे हैं। ठीक है, परपेंडिकुलर गिर रहे हैं, तो इंटेंसिटी क्या होती है, इंटेंसिटी मैंने बताया था आप लोगों को, इंटेंसिटी होती है पावर अपॉन एरिया परपेंडिकुलर। ठीक है, एरिया जो हम लोग लेंगे वो परपेंडिकुलर लेंगे, एरिया परपेंडिकुलर, और पावर को हम लोग चाहो तो लिख सकते हो एनर्जी अपॉन टाइम। पावर को आप चाहो तो एनर्जी अपॉन टाइम लिख सकते हो। तो पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम में कितनी एनर्जी गिर रही है, दैट इज कॉल्ड इंटेंसिटी। ठीक है, तो देखो जब भी कोई फोटॉन्स किसी मेटल सरफेस पे गिरता है तो क्या क्या चीजें होती है। तो कुछ फोटॉन्स क्या होते हैं, कुछ फोटॉन्स एब्जॉर्ब हो जाते हैं, कुछ फोटॉन्स रिफ्लेक्ट होते हैं, और कुछ फोटॉन्स ट्रांसमिट हो जाते हैं। ठीक है, जब भी मेटल सरफेस पे ये फोटॉन्स गिरेंगे तो क्या होगा, सम फोटॉन्स एब्जॉर्ब, कुछ फोटॉन्स एब्जॉर्ब हो जाएंगे, सम फोटॉन्स एब्जॉर्ब, सम रिफ्लेक्टेड, and some are transmitted. कुछ फोटॉन्स एब्जॉर्ब होंगे, कुछ फोटॉन्स रिफ्लेक्ट होंगे, और कुछ फोटॉन्स ट्रांसमिट हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा ये जो फोटोन आ रहा है, इन फोटोन का मोमेंटम होता है, इन फोटोन का क्या होता है, मोमेंटम। मोमेंटम P बराबर मैंने बताया था आप लोगों को, कितना मोमेंटम था इसका, P इक्वल टू शायद मैंने बताया था h बाय लैम्डा। ठीक है, ये काफी P4 पावर नहीं है, यहाँ पे P4 मोमेंटम है। ठीक है, पावर मत समझ लेना। तो देखो जो भी पावर होगी इसकी, टोटल पावर, वो रिफ्लेक्शन में कितनी पावर खर्च हुई, एब्जॉर्प्शन में कितनी पावर खर्च हुई, और ट्रांसमिशन में कितनी पावर खर्च हुई, उन सबका सम क्या होगा, टोटल पावर। ठीक है, सेकंड देखो, जो टोटल पावर होगी, टोटल पावर उसको पीटी बोलते हैं। ठीक है, ये होगा पावर ड्यू टू रिफ्लेक्शन, पावर ड्यू टू रिफ्लेक्शन प्लस पावर ड्यू टू एब्जॉर्प्शन आ गया, हाँ, रिफ्लेक्शन, पी एब्जॉर्प्शन और
पी ट्रांसमिशन। जो टोटल पावर है वो टोटल पावर का यूज इन्हीं तीन चीजों में हो रहा है, एक तो रिफ्लेक्शन हो रहा है, एक एब्जॉर्प्शन हो रहा है और एक ट्रांसमिशन हो रहा है। तो टोटल पावर को मैं लिख सकता हूं पी एब्जॉर्प्शन, पी रिफ्लेक्शन, पी एब्जॉर्प्शन, पी ट्रांसमिशन। इस टोटल पावर से डिवाइड कर दो सबको, तो 1 अपॉन पी रिफ्लेक्शन, पी आर अपॉन पी कर देता हूं उसको। पी मतलब समझना टोटल पावर, पी ऑफ एब्जॉर्प्शन अपॉन टोटल पावर और पी ऑफ ट्रांसमिशन पीटी डिवाइडेड बाय टोटल पावर पी। ठीक है, ऐसे कर सकता हूं। तो देखो इसको बोलेंगे, इसको हम एक कांस्टेंट आर बोल देते हैं रिफ्लेक्शन, इसको हम बोल देते हैं ए और इसको बोल देते हैं टी। तो रिफ्लेक्टिव पावर प्लस एब्जॉर्प्टिव पावर प्लस ट्रांसमिटिव पावर का सम क्या होगा, रेशियो इनका 1 होगा। ठीक है, पी आर अपॉन पी, आर क्या है आपका रिफ्लेक्टिव पावर अपॉन टोटल पावर, एब्जॉर्ब ए क्या है यहाँ पे एब्जॉर्प्टिव पावर अपॉन टोटल पावर, और टी क्या है यहाँ पे ट्रांसमिटिव पावर डिवाइडेड बाय टोटल पावर। ठीक है, तो इन सबका सम हमेशा 1 ही रहता है, इन तीन के अलावा और कुछ नहीं हो सकता। ये तो एब्जॉर्प्शन, रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन। तो जो टोटल पावर होगी वो केवल इन तीनों ही चीजों में यूज होगी, इसके अलावा चौथी चीज में यूज नहीं होगी। आया समझ में यहां तक? क्वेश्चन है अगला, फाइंड प्रेशर ड्यू टू इंसिडेंट फोटोन ऑन मेटल प्लेट इफ मेटल आर इंसिडेंट नॉर्मली चलो क्वेश्चन देखो नेक्स्ट, फाइंड pressure due to incident photons falling perpendicularly, falling normally बोल दो आप, falling normally इसका मतलब perpendicularly गिर रहे हैं सरफेस पर, normally on metal surface, on metal surface such that नंबर 1 आपको गिवन है, पहला पार्ट है इसका a इक्वल टू 1 गिवन है, r इक्वल टू 0 गिवन है, t इक्वल टू 0 गिवन है। अच्छा यहां पर लिख लेना I जो है कैपिटल I वो इंटेंसिटी ऑफ लाइट गिवन है, I आपका इंटेंसिटी ऑफ लाइट गिवन है। और इसी का दूसरा पार्ट A 0 है, R 1 गिवन है और T 0 है। ठीक है, तो ये दोनों ही केस करने हैं हमको। A 1 है, इसका मतलब जो टोटल पावर, जितने भी फोटोन्स गिर रहे हैं वो सारे के सारे फोटोन्स क्या हो रहे हैं, एब्जॉर्ब हो रहे हैं। तो वो जो मेटल की सरफेस है उस सरफेस पर कितना प्रेशर डेवलप होगा वो निकालना है मुझे फोटोन्स के कारण। सेकंड है रिफ्लेक्ट, सारी R इक्वल टू 1 है, मतलब जितने भी फोटोन्स गिरे सारे के सारे क्या हो रहे हैं, रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। तब उन फोटोन्स के कारण उस सरफेस पर कितना प्रेशर डेवलप होगा वो निकालना है मुझे। ठीक है, एक बार सोचो, थोड़ा सा सोचो कैसे